हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 25 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। आप इसको स्टैटिक जीके भी नहीं बोल सकते हो, आप इसे पर्टिकुलर फ्रेम क्वेश्चन बोल सकते हो। मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन सा देश है जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट स्थित है। तो इसका सही आंसर है, ये एयरपोर्ट स्थित है सिंगापुर में। मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया हुआ है। अब देखिए, ये जो चांगी एयरपोर्ट है इसकी स्थापना सन 1981 में करी गई थी। आपको पता है दुनिया भर के बड़े एयरपोर्ट्स में इसका नाम शुमार है। इतना ही नहीं, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है, जैसे कि हमारा बैंगलोर का कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और दुनिया भर की 100 से ज़्यादा एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेट करती हैं। तो ये है इसकी खास बात। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस एयरपोर्ट में कभी भी आप जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ का डेकोरेशन स्पेशली मैन मेड वाटरफॉल बनाकर किया गया है। बहुत ही अलग तरीके का इसका डेकोरेशन है। इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया भर में, पर्यटक का केंद्र भी रहता है ये। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनका नाम है श्रीराम कृष्णन। अब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो अमेरिका में चल रही है, वहां पर उनकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर का काम करेंगे ये। और इनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, इतने बड़े करियर बहुत कम लोगों के आपने देखे होंगे। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया हुआ है। इसके अलावा ट्विटर के साथ भी काम किया हुआ है। फेसबुक में भी ये काम कर चुके हैं। याहू में भी काम कर चुके हैं। और स्नैपचैट में भी काम कर चुके हैं। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनी है जो कि एआई पर काम कर रही हैं, उन सभी में ये काम कर चुके हैं। बेसिकली अमेरिका में ये एक कैपिटलिस्ट हैं। और इतना ही नहीं, 2022 में जब एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदी थी, उस टाइम पर एलॉन मस्क के पॉलिसी एडवाइजर यही थे। मतलब कहने का ये है कि एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने का परामर्श, ट्विटर खरीदने के लिए जितना भी पाथवे था, वो सब इन्हीं के ही द्वारा दिया गया था। और यही कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त कर दिया है वॉशिंगटन डीसी में। एनएचआरसी, जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलते हैं। ये आयोग इसलिए होता है कि पूरे देश भर में लोगों के मानवाधिकारों का हनन ना होने पाए। और अगर किसी के साथ हनन हुआ है, मतलब किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है, तो उसको उसका अधिकार दिलाना, उसको न्याय दिलाना, ये इस आयोग का काम होता है। इसके नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस वी रामन सुब्रमण्यम। राम सुब्रमण्यम जी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और काफी पहले रिटायर भी हो चुके हैं। देखिए, है क्या कि जून के महीने तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, ये थे अरुण कुमार मिश्रा, AK मिश्रा। और जून में वो 1 साल के कार्यकाल के बाद अपने रिटायर हो गए थे। और उसके बाद जस्टिस विजया भारती सयानी जो है, ये एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में काम कर रही थी। तो अब विजया भारती सयानी को सक्सीड करके वी सुब्रमण्यम उनकी जगह पर आ गए हैं। और परमानेंट चेयरपर्सन अब ये एनएचआरसी के रहेंगे। एनएचआरसी पहले स्टैचुरी बॉडी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में एनएचआरसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में निहित है। मतलब अब ये एक संवैधानिक निकाय है। एनएचआरसी के लिए आर्टिकल 338B में प्रावधान है। और हमारे संविधान में 102 संशोधन करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया था। एक और बात ध्यान रखें, एनएचआरसी के चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 साल होता है, मैक्सिमम 3 साल। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 14वें पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड्स में 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये है इरिडा, जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस बार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने काम किया हुआ है, इनको 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 सिल्वर मेडल दिए गए हैं और 1 गोल्ड मेडल इनको दिया गया है। जो गोल्ड इनको दिया गया है, ये मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी के अंतर्गत जिस तरीके से इन्होंने गवर्नेंस संभाली है, और साथ में इनको दी गई भारत सरकार के द्वारा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे प्रोजेक्ट इन्होंने टाइमली पूरे किए हैं, जिसके लिए इनको गोल्ड से सम्मानित किया गया है। और सिल्वर से इनको ऑपरेशनल एक्टिविटीज में सम्मानित किया गया है। एडा की स्थापना 1987 में करी गई थी।
इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार दास, पीके दास। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना सन 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है। और भेल, जिसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना सन 1964 में करी गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, दूसरी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं, बैंगलोर को बोलते हैं ना। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर में हेडक्वार्टर, और इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है श्याम बेनेगल। हाल ही में इनका निधन हो गया 90 वर्ष की उम्र में। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, फिल्म निर्माता थे। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हुई हैं, जैसे कि एक इनकी मूवी थी जुनून, ठीक है, और अंकुर मूवी बहुत ही फेमस है, अवार्ड विनिंग मूवी है इनकी। और एक भूमिका मूवी हो गई, मंथन मूवी हो गई। ये सारी इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी मूवी बनाई हुई है जिसके लिए इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च सम्मान है। जो लोग सिनेमा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इससे बड़ा कोई सम्मान उनके लिए नहीं है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके थे श्याम बेनेगल। तो अब इनका निधन हो गया 90 वर्ष की उम्र में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। नेशनल कंज्यूमर डे, ये हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कल के दिन मनाया गया। 2024 की इसकी थीम रही वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। और इस दिवस की शुरुआत जो करी गई थी साल 2000 में, पहली बार इसकी शुरुआत करी गई थी। तब से हर वर्ष 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अनाउंसमेंट है, ध्यान रखिए, आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस भी है। इसी वजह से मैंने करंट अफेयर की मैराथन आज यूट्यूब पर रखी हुई थी। इसकी लाइव स्ट्रीम पहले से ही लगी हुई है, 3-4 दिन हो गए हैं, आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, वो अभी जाकर लाइव वाले ऑप्शन में देखेंगे चैनल पे, और उन्हें मिल जाएगी ये स्ट्रीम। जाके तुरंत नोटिफिकेशन पे क्लिक कर, सुबह 10 बजे मैराथन स्टार्ट हो तो आपको पता लग जाए। माफी चाहता हूँ, अभी बैकग्राउंड से अगर आपको नॉइस होया होगा तो वो मेरे डॉगी का नॉइस है, जिसे मैं रोक नहीं सकता। खैर, ये जो मैराथन है, इसमें क्योंकि 2024 अब खत्म हो रहा है, अभी मेंस का भी एग्जाम सीजन लगा हुआ है, उसके बाद 2025 का आपका पूरा कैलेंडर लगा हुआ है। जो भी एग्जाम होगा 2024 के ही करंट अफेयर पूछे जाने। मैं चाहता हूँ एक ही क्लास में पूरा का पूरा किस्सा खत्म हो जाए, और वही होगा आज। तो आज सुबह 10 बजे मिलना मत भूलिएगा। बैक टू बैक पूरे जनवरी से दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा एक ही क्लास में। इस क्लास के बाद पीडीएफ भी इसकी एनोटेशन के साथ आपको टेलीग्राम पर ही शेयर कर दी जाएगी। हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार भारत ने 49th रैंक इसमें सिक्योर करी है। ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, इसका मतलब मेन होता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से। ये कौन से देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में अपने आप को अप टू डेट रखते हैं? तो उसमें भारत ने 49वीं रैंक सिक्योर करी है। लास्ट टाइम इसमें भारत ने 60वीं रैंक सिक्योर करी थी। इस बार काफी पायदान, 11 पायदान ऊपर आ गया है भारत इसमें। नंबर वन की अगर बात करें, तो ओवरऑल नंबर वन पे अमेरिका रहा, और सेकंड नंबर पे इंडेक्स पे है सिंगापुर, जिसके अभी चांगी एयरपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, और तीसरे नंबर पे है इसमें फिनलैंड। बाकी दूसरे और भी देशों की लिस्ट है जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है। हमारे देश के आसपास जो देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश की 89th रैंक हो गई, और पाकिस्तान की 97th रैंक हो गई, श्रीलंका की 95 रैंक है, इस तरीके से। तो बाकी देशों का भी एक बार आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। ये कौन सा राज्य या फिर यूटी सरकार है जिसके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना हाल ही में शुरू करी गई है? तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना की शुरुआत करी गई है। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो नहीं है इस टाइम पे, मुख्यमंत्री हैं आतिशी। लेकिन दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन जनवरी लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली हो जाने चाहिए, मतलब लगभग एक महीना बचा हुआ है। और आप देख रहे हो, जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है तब से दिल्ली सरकार लगातार 3 से 4 योजनाएं अभी तक लागू कर चुकी है। आप समझते हैं ये डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना है क्या? इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार का कहना है
ऐसे लोग जो कि दलित परिवारों से आते हैं, उनके घर के बच्चे अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनकी जितनी भी ट्यूशन फी होगी और ट्रैवलिंग का खर्चा होगा और जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे, वो सब आम आदमी पार्टी की सरकार उसका वहन करेगी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, दिल्ली में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मलेशिया पहले ही भारतीयों के लिए विदाउट वीज़ा एंट्री दे चुका था। मतलब कहने का, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आप मलेशिया फिर भी जा सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा आपका वहाँ पर पहुँचते ही बना दिया जाएगा, जैसे ही आपका इमिग्रेशन होगा वहाँ पर एयरपोर्ट में। तो पहले से ही वीज़ा फ्री एंट्री मलेशिया भारतीयों को दे चुका था। लेकिन अभी एक नई पॉलिसी आ गई है उसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत मलेशिया सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब आपको जाकर भी वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपना टिकट कराइए और मलेशिया में विदाउट वीज़ा मलेशिया में आप रह सकते हैं। लेकिन कितने दिन तक? तो नई पॉलिसी बोलती है अगले 30 दिन तक, 1 महीने तक आप मलेशिया में अगर घूमने वगैरह जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत ही अब नहीं पड़ेगी। पिछले सत्र की अगर बात करें तो पिछले साल में करीब 7.5 लाख भारतीयों ने मलेशिया को विजिट किया था। कोविड पैंडेमिक के दौरान भी इवन मलेशिया में भारतीयों का जाना आना बहुत ज़्यादा रहा था, उस टाइम के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। तो मलेशियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहती है, ये लार्ज नंबर है और जब मलेशिया में इतनी बड़ी तादाद में जब टूरिस्ट जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने पहली बार वाइन प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत करी हुई है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी तक कोई भी वाइन प्रोडक्शन यूनिट नहीं थी। तो वाइन बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री आउटलेट डाला गया है। और ये कहाँ पर? तो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट कोटद्वार है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है कोटद्वार और एक तरीके का हिल स्टेशन ही है ये। तो यहाँ पर वाइन प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया गया है। इतना ही नहीं, इस यूनिट में अभी तक 1000 वाइन्स की पेटी का उत्पादन भी हो चुका है। इसकी खास बात क्या है? इस आउटलेट का मतलब क्या है? देखिए, फैक्ट्री आउटलेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको रॉ से लेकर पूरा जब वाइन बन जाती है, ये पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाया जाएगा। आप यहाँ पर केवल वाइन लेने ही नहीं जा सकते हैं। आपको अगर वाइन बनने की प्रक्रिया देखनी है, तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप जाइए, आपका विजिटर पास बनाया जाएगा और पूरे फैक्ट्री आउटलेट में आप घूम-घूम के देखिए कि कहाँ पर किस तरीके से पूरा प्रोसेस है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है वर्ल्ड में। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि वाइन के प्रोडक्शन आउटलेट इसी तरीके से दिखाते हैं और वो अपने आप में पर्यटक का भी केंद्र बन जाते हैं। दुनिया भर में, यूरोप में और अमेरिका रीजन में स्पेशली इस तरीके के वाइन प्रोडक्शन यूनिट बहुत सारे हैं। और अब अमेरिका और यूरोप रीजन से भी यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के कौन से राज्य में किया जाएगा? तो इसकी अध्यक्षता मिली हुई है बिहार को। इस बार बिहार में 2025 का विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा मार्च के महीने में। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि 14 देश इसमें हिस्सा लेंगे। इन 14 देशों में से 8 एशियन कंट्री होंगे और बाकी के 6 जो होंगे वो अमरीकी, यूरोपियन और अफ्रीकन रीजन से कंट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो करीब 14 देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे। कुछ देशों का कंफर्मेशन अभी हो चुका है, जैसे कि जापान हिस्सा लेगा, चाइना भी हिस्सा लेगा, नेपाल भी आ रहा है और साउथ कोरिया भी आ रहा है। ये कुछ देश हैं जिन्होंने प्रॉपरली अभी कंफर्मेशन दे दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार में विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2012 में बिहार के द्वारा भी इसकी होस्टशिप करी जा चुकी है। तो ये दूसरी बार बिहार इसको होस्ट करेगा। बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को समझा दूं इस टाइम पर, क्योंकि क्वेरी आ रही है, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन के फंक्शंस नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको इस तरीके का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो क्वेरी आपकी चल रही है वो ये कि सर हमारे परचेस किए हुए कोर्स कहाँ दिखाई देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राइट साइड पे बॉटम पे ये जो ऑप्शन है माई जोन, यहीं पर आपके परचेस किए हुए कोर्सेज दिखते हैं। जब आप उन कोर्सेज के क्लासेस को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप इंटरनेट के बिना भी उन्हें देख सकते हैं, कभी भी उनकी रिकॉर्डिंग। तो वो क्लासेस आपको डाउनलोड्स में दिखाई देती हैं। प्रीमियम कोर्सेज में आपको कोर्सेज सारे दिखाई दे जाते हैं। मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो क्लियरली आपके सामने टाइल है। लाइव कोर्सेज यहाँ दिखाई देते हैं। आपको मेरी कोई भी बुक मंगानी है अपने घर, तो वो बुक स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं।
ये कौन से राजनेता हैं जिनको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से भारत को दुनिया भर के देशों के सामने रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे कूटनीतिज्ञ के रूप में उभरे हैं, ये दुनिया भर में इनकी बात होती है आज की डेट में। और एस चंद्रशेखरन भारत के इतिहास में भी जिस तरीके के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, उसमें भी अपना नाम सर्वोपरि में दर्ज करा चुके हैं। सर्वोपरि का मतलब टॉप एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में। इनके अलावा भी और भी बड़े-बड़े नाम हमारे देश में पहले भी हो चुके हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के रूप में। तो अब इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लीडरशिप के लिए। आपको पता है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार जो है, इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? 2.5 लाख रुपए की धनराशि इसके साथ दी जाती है। भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी धनराशि का लोन लिया हुआ है? तो भारत सरकार ने $500 मिलियन का लोन पैक्ट एडीबी के साथ साइन किया है। और इन $500 मिलियन में आप समझ लीजिए $350 मिलियन जो है, इसकी मदद से भारत सरकार लॉजिस्टिक्स पर काम करेगी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगी। इसके अलावा $50 मिलियन जो है ये हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है, स्पेशली मेघालय के लिए। वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएंगी। और करीब $100 मिलियन जो है ये हॉर्टिकल्चर के लिए लिया गया है, मतलब बागवानी वगैरह के लिए लिया गया है। और इनसे हटकर ये तो पूरा हो गया 500 मिलियन, ठीक है। इससे हटकर $42 मिलियन का लोन, जो कि अभी मैंने 4 दिन पहले ही आपको बताया था, वो महाराष्ट्र के कोस्टलाइन को डेवलप करने के लिए लिया हुआ है। तो करीब ओवरऑल देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने $550 मिलियन का लोन ले लिया है। लेकिन इस 42 मिलियन को हटा देते हैं तो ये एक बार में $500 मिलियन का लोन लिया हुआ है। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु आसाकावा। लेकिन आने वाले 24 फरवरी से इसके नए प्रेसिडेंट होंगे। इनका नाम है मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। न्यू ईयर ऑफर पे सेव 50 कोड लगाकर आप मेरे किसी भी बैच में 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ उसमें कवर है। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप आज ही इस बैच को परचेज करके अगले 1 से 2 महीने में फटाफट से अपनी पूरी जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप भी इस बैच की मदद से एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओनली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरीके से भी आप पढ़ना चाहें तो भी एग्जाम इंजन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तरह तरह के बैचेस अवेलेबल हैं। स्पेशली सीपीओ, एमटीएस, हर एक तरीके का कंपाइलेशन दिया हुआ है प्रीमियम कोर्सेज ऑप्शन में। जाकर आप वॉच करिए और जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप अपनी तैयारी चालू करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है ऋग्वेद संहिता पे कितने मंडल हैं? कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए। आपका दिन मंगलमय हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करके जाता है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे कि कम से कम पिछले 3 से 5 सालों के पीवाईक्यूज आपको कवर करने होंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले कितने सालों में और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किताब मैंने लॉन्च करी हुई है अपनी 2 साल की मेहनत के बाद। इस किताब में आप देख सकते हो 8900 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि मैंने यहां पर ये भी आपको बताया है इस किताब में कि किस टॉपिक से किस डेट में एसएससी के किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। करीब 9000 क्वेश्चन की वजह से इस किताब का आप वेट भी देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको पिछले 5 से 10 सालों के पीवाईक्यूज कवर करके जाने होंगे। मेरा आपसे वादा ही नहीं दावा भी है, अगर आप मेरी इस किताब को लेकर कवर कर लेते हो इसके एमसीक्यूज, तो जीएस में आप जाके कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और वो भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट अमेज़न पे जाके आप पहले इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं और साथ में इस किताब के सैंपल पेजेस भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किताब को अरेंज किया हुआ। तो आज ही इस किताब को अमेज़न से ऑर्डर करें और अपनी तैयारी पूरी